CUT के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर को पढ़ेंगे। यहाँ पर थ्योरी और कुछ फार्मूले होंगे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में, उससे रिलेटेड होंगे। ठीक है, इसलिए जितने भी डिफिनीशंस हैं वो अच्छे से याद होने चाहिए, फार्मूले भी याद होने चाहिए और कंसेप्ट पर विशेष ध्यान देंगे। रिलेशन, ए रिलेशन बिटवीन टू सेट्स A and B इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। आपके पास दो सेट्स हैं, इनके बीच में रिलेशन है और ये जो रिलेशन है वो R है, यह एक सबसेट है। ठीक है, A क्रॉस B का। R जो है वह एक रिलेशन है, सबसेट है A क्रॉस B का। ऐसा है तभी जाकर आप कहेंगे रिलेशन फ्रॉम A टू B, या ऐसा कहें कि कहीं पर ऐसा लिखा है R इज रिलेशन फ्रॉम A टू B, तो निश्चित रूप से आप बोलेंगे R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। या कहीं पर R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B लिखा है तो आप कहेंगे R इज रिलेशन फ्रॉम A टू B। R जो है वो एक सेट है। ठीक है, इस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर पेयर AB के रूप में होंगे। ओके, अब यहाँ पर फार्मूला जो है उसे आप याद रखेंगे। ये आपका एक फार्मूला है। ठीक है, जैसे सपोज कर लीजिए कि आपके पास जो सेट A है उसमें M एलिमेंट हैं। ठीक है, M एलिमेंट्स हैं और सेट B के पास N एलिमेंट्स हैं। ओके, देन टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट रिलेशंस फ्रॉम A टू B, तो आपका फार्मूला है 2 की पावर Mn। ओके, चलो इसको हम एक एग्जांपल यहाँ से समझते हैं। देखो A में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5, तो A के पास 5 एलिमेंट हैं, तो यहाँ लिख देते हैं 5। B में देखो कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 एलिमेंट हैं। अगर अब हमसे पूछा जाए कि रिलेशन फ्रॉम A टू B, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट रिलेशन फ्रॉम A टू B, तो हम बताएंगे 2 की पावर Mn। M का काम 5 करेगा तो यहाँ 5 लिखेंगे और N का काम यहाँ 4 करेगा, यहाँ मल्टीप्लाई 4, तो ये आपका बन जाएगा 2 पावर 20। ठीक है, 2 पावर 20, तो 2 की पावर 20, इतने नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे A से B में। ओके, जब आपके पास A और B दो अलग अलग सेट्स हैं, तो अगर आपके पास केवल एक ही सेट दिया गया है, ठीक है, तो जो सबसेट आप देखेंगे तो वो A क्रॉस A में देखेंगे। ओके, अब आते हैं एक एग्जांपल यहाँ पर और देख लो आप। जैसे कि इसी एग्जांपल को दूसरे रूप में है कि रिलेशन कैसे डिफाइंड किया है। यहाँ पर R B द रिलेशन इज 1 लेस देन फ्रॉम A टू B। यहाँ रिलेशन जो है वह है इज 1 लेस देन। ठीक है, अब R में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो अब देखो लेस देन की बात किया है तो A से B में है, तो इसलिए जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा वो A क्रॉस B बनेगा। ठीक है, अब A क्रॉस B में टोटल कितने एलिमेंट आएंगे, तो अगर हम पूछें आपसे टोटल कितने एलिमेंट आएंगे, तो देखो यहाँ पर कितने हैं, A में 5 है, B में 4 है, तो टोटल 20 एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, वो जो भी एलिमेंट होंगे पेयर के रूप में होंगे, जैसे 1 1 होगा, 1 4 होगा, 1 6 होगा, 1 7 होगा। तो इसमें से आप वही ले सकते हैं जो कि लेस देन की बात करता हो। जैसे 1 1 मैंने बताया आपको,
आर के अंदर ये ए क्रॉस बी में आएगा, ए क्रॉस बी में आपका आएगा 1 1 आएगा, 1 4 आएगा, ठीक है, फिर 1 6 आएगा, फिर 1 7 आएगा, ठीक, ऐसे आएगा। ये तो आपके 1 2 3 4 4 पेयर आ गए, जिसमें 1 जो है वो सेट ए से है और जो दूसरा एलिमेंट है वो सेट बी से है, ठीक है। तो ऐसे तो कितने आ गए 4। ऐसे ही अब 3 से स्टार्ट करेंगे तो फिर से 4 पेयर बनेंगे, फिर 4 से स्टार्ट करेंगे तो फिर से 4 पेयर बनेंगे, फिर 5 से स्टार्ट करेंगे फिर से 4 पेयर बनेंगे, 7 से स्टार्ट करेंगे फिर से 4 पेयर बनेंगे। इस तरीके से टोटल 20 पेयर बनेंगे। उसमें से आप वही पेयर लेना है जो इस रिलेशन को फॉलो करता हो, ठीक है। इज 1 लेस देन, तो ऐसे में इसमें से तो एक भी नहीं आएगा, ठीक है। अब अगर 3 से स्टार्ट करेंगे तो पेयर आगे 3 1 आएगा तो वो भी नहीं आएगा, 3 4 आएगा, ठीक है, 3 4 आएगा, 3 6 नहीं आएगा, 3 7 नहीं आएगा। 4 से स्टार्ट करेंगे 4 1 नहीं आएगा, 4 4 नहीं आएगा, 4 6 नहीं आएगा, 4 7 नहीं आएगा। 5 से स्टार्ट करेंगे तो 5 6 आएगा, ठीक है। तो आर के ए क्रॉस बी में तो सभी आएंगे, सभी पेयर 20 पेयर आएंगे, लेकिन जो आर होगा उसमें केवल यही 2 पेयर आएंगे, जैसा कि यहाँ पर यही लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पर यही लिखा गया है। तो जब आप इस तरीके से आप लिख लेंगे तो अब इसमें आपको फाइंड करना है डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। तो डोमेन के लिए ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट का कलेक्शन डोमेन हो जाएगा, ऑर्डर पेयर का दूसरे एलिमेंट का कलेक्शन रेंज हो जाएगा, ठीक है। और रेंज जो है वह सेट बी के इक्वल नहीं है, इसलिए कोडोमेन आपका बी होगा, ठीक है। तो रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, ओके। यहाँ पर आपने इस एग्जाम्पल को देखा, तो सबसे फिर से चलो एक बार सुन लो। तो यहाँ फ्रॉम ए टू बी है, इसलिए आप ए क्रॉस बी में ये देखा आपने कितने एलिमेंट आएंगे। तो ए क्रॉस बी में 20 एलिमेंट आएंगे और वो एलिमेंट कुछ इस तरीके से होंगे 1 1 1 4 1 6 1 7 ऐसे होंगे, फिर 3 1 3 4 3 6 3 7, फिर 4 1 4 4 4 6 4 7, ठीक। इस तरीके से टोटल 20 पेयर आएंगे, जिसका पहला एलिमेंट सेट ए से होगा, दूसरा एलिमेंट सेट बी से होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से कुछ एलिमेंट लिए जाएंगे, जैसे कि केवल 2 एलिमेंट आए 3 4 5 6, ठीक है, जो कि इस डिफिनीशन को फॉलो कर रहे हैं। तो इस आर के अंदर केवल यही 2 एलिमेंट रखे जाएंगे, जो कि यहाँ ऐसा लिखा गया था। फिर उसके बाद आप डोमेन निकाल लेंगे, फिर रेंज निकाल लेंगे, ओके। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिलेशन में कुछ डिफिनीशंस आपको याद रखना होगा, जैसे बाइनरी रिलेशन की डिफिनीशन है, इफ़ ए इज नॉन नेगेटिव सेट देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज सेड टू बी बाइनरी रिलेशन ऑन ए और रिलेशन ऑन ए, ओके। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ये सारे डिफिनीशन आपको याद रखने हैं। आइडेंटिटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, वाइड रिलेशन, टोटल ऑर्डर रिलेशन। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि कोई भी आइडेंटिटी रिलेशन है, ये आपको याद रखना है। आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव, बट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन नीड नॉट टू बी आइडेंटिटी रिलेशन, ओके। दूसरा पॉइंट याद रखना है, ए रिलेशन विच इज नॉट सिमेट्रिक इज नॉट नेसेसरली एंटीसिमेट्रिक, ओके। नेक्स्ट डिफिनीशन आपकी आती है इनवर्स रिलेशन, ठीक है। इनवर्स रिलेशन में ये है कि जैसे यहाँ पर आर जो है रिलेशन है, निश्चित रूप से ए क्रॉस बी का सबसेट होगा,
ठीक है। अब देन द इनवर्स रिलेशन ऑफ आर डिनोटेड बाई आर इनवर्स इज रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। इसमें ए क्रॉस बी है, ए से बी है, अब यहाँ बी टू ए हो जाएगा, ठीक है। और जो ए क्रॉस बी के एलिमेंट एक्स वाई है, अब इसका एलिमेंट वाई एक्स हो जाएगा, ओके। तो जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर देखो एक सेट ए है जिसके अंदर 3 एलिमेंट हैं, सेट बी है जिसके अंदर 2 एलिमेंट हैं, ठीक है। तो एक रिलेशन लिख दिया गया है जिसके अंदर 1 2 3 पेयर हैं और जिसका पहला एलिमेंट पहले सेट से है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से है, ठीक है, यानी कि ए से बी में है, ओके। अब आपको आर इनवर्स फाइंड करना है, यहाँ पर लिखा भी गया है ए से बी। अच्छा, अब आपको आर इनवर्स फाइंड करना है तो इसके पेयर को आप ऐसे लिखो, जैसे 1 3 है तो यहाँ 3 1 लिख दो, ठीक है। और यहाँ 4 0 है तो यहाँ 0 4 लिख दो, यहाँ 2 3 है तो यहाँ 3 2 लिख दो। तो आर में जितने एलिमेंट होंगे उतने ही एलिमेंट आर इनवर्स में भी होंगे, ओके। यहाँ पर हम लोग एक बार फिर से रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन पर एक एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या है, जिस सेट पर आप बात कर रहे हैं उसके अंदर जितने एलिमेंट फॉर ऑल एक्स वो खुद से पेयर, खुद से लिंक होने चाहिए, खुद से रिलेट होने चाहिए, ठीक है। आर के अंदर ऐसा पेयर आर के अंदर होना चाहिए। तो चलो देखो, एक सेट है यहाँ पर जिसके अंदर 3 एलिमेंट हैं 1 2 3 और एक आर आपको दे दिया गया है। अब इस आर को देखकर आपको ये बताना है कि क्या यह रिफ्लेक्सिव है, क्या यह सिमेट्रिक है, क्या यह ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के डिफिनीशन के अकॉर्डिंग आप सेट में जितने एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट 3, तो अब आप देखो कि जो पहला एलिमेंट है क्या पेयर 1 1 आर के अंदर है, तो आप कहेंगे हाँ है। तो अब 2 को देखो, 2 2 पेयर आर के अंदर है, तो आप देखेंगे कहेंगे हाँ है। 3 3 यह पेयर क्या आर के अंदर है, तो आप कहेंगे हाँ है। तो तीनों पेयर होना नेसेसरी है। तो यदि है तो आप कहेंगे निश्चित रूप से यह रिफ्लेक्सिव है, ओके। आगे आप देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव के लिए यह डिफिनीशन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ओके। अब सिमेट्री के लिए ये है, कंडीशनल है कि यदि एक्स वाई आर का मेंबर है, ठीक है, तो वाई एक्स को भी आर के अंदर होना नेसेसरी है। तब अब जैसे देखो यहाँ पर 1 2 आर के अंदर है, यानी कि आप ऐसे दिखोगे 1 2 यह जो आर के अंदर है। तो अब आप देखो क्या 2 1 आर के अंदर है, आर के अंदर है, तो आप कहेंगे नहीं है। तो ये आर के अंदर नहीं है, 2 1 आर के अंदर नहीं है, इसलिए यह सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तो सिमेट्रिक के डिफिनीशन को इसको फॉलो नहीं किया, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए आप ऐसे पेयर देखोगे, जैसे यहाँ पर एक्स वाई आर का मेंबर है, वाई जेड भी आर का मेंबर है, ठीक है। तो 3 में एलिमेंट हैं, कौन कौन, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई से है और वाई फिर जेड से है, तो एक्स का जेड से होना चाहिए, फिर एक्स को जेड से होना चाहिए। चलो देखो, अब यहाँ पर 3 एलिमेंट कौन कौन हैं, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, 1 2 से है, यहाँ पर देखो 1 2 से है, फिर 2 3 से है, यहाँ पर भी है 2 3 से, अब 1 3 से है, तो आप कहेंगे नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। केवल यह रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, ओके। आपके एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको एक आर दे देगा, ठीक है, और आपको एक सेट भी दिया रहेगा, आपसे पूछेगा कि आर आपका रिफ्लेक्सिव है
नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। यदि तीनों हैं तो उसे आप इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ओके, आपको डिफिनीशन से याद रहेंगे तभी जाकर आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, इसलिए डिफिनीशंस को याद रखना बहुत नेसेसरी है। अब हम लोग फंक्शन पर चलेंगे। ठीक है, फंक्शन इस जो स्पेशल रिलेशंस होते हैं उन्हें हम लोग फंक्शन कहते हैं। ठीक है, चलो एक बार डिफिनीशन सुन लो। लेट सेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, एंड एफ इज ए रूल विच एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए with unique element of set B, then f is called a function from A to B. Okay, set A is called domain of f and set B is called codomain of f. This set of elements of B which are the images of the elements of set A is called the range of f. ये डिफिनीशन आपको याद है, जिसको नहीं याद है उसे याद रखेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल से यहाँ समझेंगे। तो ये जो आपका है, ये जो सेट है वह सेट डोमेन है, और ये जो सेट है यह सेट कोडोमेन है। ठीक है, और इस सेट ए में 4 एलिमेंट हैं P Q R S। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो केवल एक एलिमेंट से एसोसिएट होंगे B के। जैसे देखो यहाँ P का किससे है, 2 से है। ठीक है, अब P किसी और से नहीं हो सकता। Q किससे है, वो 1 से है। R जो है वो 3 से है, और S जो है वो 4 से है। ठीक है, एरो जो होगा वो P से 2 की तरफ होगा। यहाँ पर एलिमेंट 5 यह किसी भी एलिमेंट से नहीं जुड़ा है। ठीक है, अब 1 2 3 4 इनको आप इमेजेज कहेंगे। अब 1 किसका इमेज है, ये Q का है। 2 किसका है, P का है। तो कलेक्शन ऑफ इमेजेज इज कॉल्ड रेंज। ठीक है, और जो सेट P है उसे आप कोडोमेन कहेंगे, और जो सेट A है उसे आप डोमेन कहेंगे। ठीक है, यही बात यहाँ पर आपको याद रखना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम A टू B। यहाँ एक फार्मूला बनेगा, उस फार्मूले को आपको याद रखना है। ओके, अब फंक्शन फ्रॉम A टू B। सेट A में देखो कितने एलिमेंट हैं, तो अगर आप काउंट करेंगे तो आपको पता चलेगा टोटल m एलिमेंट्स हैं। कैसे हैं, x1 x2 x3 इस तरीके से हैं। और सेट B में काउंट करेंगे तो टोटल n एलिमेंट्स हैं। ठीक है, फंक्शन है A से B में। तो अब x1 जो है वह सेट B के किसी एक एलिमेंट से एसोसिएट हो सकता है। अब चाहे y1 से हो या y2 से हो या y3 से हो या y4 से हो या yn से हो। ठीक है, तो कहने का मतलब x1 n इमेजेस ले सकता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ लिखा गया है, x1 कैन टेक n इमेजेस। ठीक है, ऐसे ही x2 भी n इमेजेस ले सकता है। ठीक है, फिर x3 भी n इमेजेस ले सकता है। तो इस तरीके से x1 के पास n हुए, एंड x2 के पास भी n हुए, एंड x3 के पास भी n हुए, एंड सो ऑन xm के पास भी n हुए। तो टोटल कितने हो गए,
n पावर m, ये टोटल m टाइम्स होंगे जितने हैं ना, ये m है तो टोटल m टाइम्स होंगे, तो पावर क्या हो जाएगा n पावर m। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू n पावर m, ये फार्मूला आपका बन गया है, आप इसको याद रखना है। ओके, इस पर एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज कर लो कि ये आपके पास एक सेट है a और एक सेट है b। ठीक है, और सेट b में मात्र 2 एलिमेंट हैं, a और b है, और इसके अंदर 1 2 3 4। अब फंक्शन फ्रॉम a टू b की बात चलेगी, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। तो आप फार्मूला क्या है, देखो इसके पास कितने हैं एलिमेंट थे, यहाँ पर n, तो यहाँ पर कितने हैं 2, लिखेंगे 2। ठीक, यहाँ कितने हैं, तो यहाँ लिखेंगे 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। ठीक है, n पावर m, तो कोडोमेन का पावर डोमेन, तो यहाँ कोडोमेन में 2 एलिमेंट हैं, यहाँ पर 4 हैं, तो 2 पावर 4, तो टोटल कितने आपके फंक्शंस बनेंगे, 16 फंक्शंस बन जाएंगे। ये है फार्मूला, इस फार्मूले से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस। तो कभी कभी आपको केवल ग्राफ दे देगा और फिर आपको ये देखना होगा कि फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का फंक्शन कैसे होता, ग्राफ कैसे होता है, वो कुछ इस तरीके से, ये आपका आ गया, ये आ गई एक्स एक्सिस, ये आ गई वाई एक्सिस। ठीक है, और ये आपका कुछ ऐसे होता है एक्स क्यूब का ग्राफ। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं। जैसे कि यहाँ पर वर्टिकल लाइन बनाया गया है, देखो जैसे ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, कुछ वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं। और जैसे यहाँ पर ये फर्स्ट वर्टिकल लाइन जो है, यह आपके ग्राफ को केवल एक पॉइंट पर कट किया है, वो पॉइंट यहाँ पर, और दूसरा वर्टिकल लाइन भी केवल एक जगह कट किया ग्राफ को। ठीक है, और ये भी केवल एक जगह, ये भी केवल एक जगह, तो केवल एक जगह कट किया है, ओनली एट ए पॉइंट। ठीक है, ओनली एट ए पॉइंट। तो जब केवल एक जगह कट करेगा तो कहेंगे कि आपका फंक्शन जो है, यानी कि ये जो ग्राफ है यह एक फंक्शन है। अगर एक से ज़्यादा जगह कट कर देगा तो आप कहेंगे कि ये ग्राफ आपका फंक्शन नहीं है, यानी मैपिंग नहीं है। ओके, यहाँ पर फाइंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब फॉर्म मैपिंग और नॉट, तो यहाँ पर आंसर आएगा मैपिंग है। ठीक है, फॉर्म ए मैपिंग। ओके, अब देखो दूसरा एग्जांपल, देखो दूसरा एग्जांपल, ये इक्वेशन दिया गया है और यह एक एलिप्स का इक्वेशन है। तो पहले चलो देखो हम लोग बनाते हैं एक्स एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस आ गई, ये वाई एक्सिस आ गई। ठीक है, और फिर उसके बाद एलिप्स को बनाते हैं, जैसे एक्स क्यूब का ग्राफ बनाए थे, अभी एलिप्स का ग्राफ बनाते हैं। देखो कुछ ऐसे एलिप्स का ग्राफ बनता है। ओके, अब आप वर्टिकल लाइन ड्रा करो, कोई भी एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर सकते हो, 2 कर सकते हो, यहाँ पर बहुत सारा करके दिखाया है, आप केवल एक ही ड्रा कर सकते हो, चाहो तो और कर लो। तो अब देखो ये वर्टिकल लाइन आपके कर्व को 2 पॉइंट पर कट कर दिया, एक यहाँ किया, एक यहाँ किया। ठीक है, तो अब यह जो है ये मैपिंग नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसने 2 बार कट किया है, मोर देन 1 पॉइंट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ग्राफ दिया जाएगा तो आप बता सकते हैं कि मैपिंग है या नहीं है। ठीक है, आपका फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डोमेन।
ठीक, अगला टॉप इसमें पॉइंट आ जाता है डोमेन पर आते हैं, और फिर उसके बाद रेंज पर आएंगे। डोमेन पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। डोमेन के लिए सबसे पहले इसकी डिफिनेशन आप सुन लो। द डोमेन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज द सेट ऑफ ऑल रियल एक्स फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड रियल। ओके, अब इसके लिए जो भी पहले पॉइंट पाते हैं, जो भी एक्सप्रेशन दिया जाएगा अंडर इवन रूट, जैसे स्क्वायर रूट हो, फोर्थ रूट हो, तो उसको हम लोग ग्रेटर आर इक्वल टू 0 के इक्वल लिखेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल नहीं लिखेंगे। डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। थर्ड पॉइंट पाते हैं, इफ डोमेन ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इक्वल टू जी ऑफ एक्स आर d1 d2 रिस्पेक्टिवली। एफ ऑफ एक्स का डोमेन d1 है, जी का डोमेन d2 है। ठीक है, देन तो इनके सम का डोमेन या इनके डिफरेंस का डोमेन या इनके प्रोडक्ट का डोमेन जो होगा वह इंटरसेक्शन होगा, d1 d2 का इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर इनके रेशियो की बात किया है तो भी हम इंटरसेक्शन लेते हैं, बट जो आपका डिनोमिनेटर है उसको 0 के इक्वल नहीं लिखना है। ओके, डिनोमिनेटर जो है उसको 0 के इक्वल नहीं लिखना, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इस पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे आपको एक एग्जांपल लिख के बताते हैं। आपके याद होगा कि जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डोमेन लिखना है। ठीक है, इसका डोमेन आपको बताना है। तो अभी भी यहाँ पर देखो डोमेन के डिफिनीशन के अकॉर्डिंग जो एक्सप्रेशन है, अगर इवन रूट का है, जैसे कि यहाँ देखो इवन रूट का है, तो इसके अंदर की क्वांटिटी है 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब इसे आप सॉल्व कर लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज लेस आर इक्वल टू 0, फिर एक्स माइनस 3 एक ब्रैकेट में, एक्स प्लस 3 दूसरे ब्रैकेट में, लेस आर इक्वल टू 0। फिर आप लिखते हैं x बिलोंग्स टू -3 to 3। तो आपका x जो है वो इस सेट से बिलोंग किया, तो x जिस सेट से बिलोंग करेगा वही हमारा डोमेन कहलाता है। तो इस तरीके से इस फंक्शन का डोमेन ये आ गया। ओके, तो किसी भी फंक्शन का डोमेन आपको निकालना है तो आप इस तरीके से निकालते हैं। तो डोमेन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। पहला फंक्शंस है कांस्टेंट फंक्शंस। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ है, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, ऐसे यहाँ पर लिखा गया है, ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 का है। फिर आपका दूसरा है पॉलिनोमियल फंक्शंस या रेशनल इंटीग्रल फंक्शंस। जैसे यहाँ पर देखो यह एफ एक्स है, और अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, तो आप बताएंगे एक्स की पावर कितनी है, 1920। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एक्स की पावर कितनी है, तो यहाँ एक डिग्री कितनी है 2, तो इसको आप क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्स की पावर 0 है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री 0 है, और यह एक कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक, रेशनल फंक्शन के लिए पॉलिनोमियल ऐसे होता है। ठीक है, px/qx के फॉर्म में होता है, उसे आप रेशनल फंक्शन कहते हैं। इसका भी डोमेन आपसे अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं, इस फंक्शन का डोमेन आप बता सकते हैं। तो न्यूमरेटर जो है वो एक पॉलिनोमियल है, तो इसका डोमेन r होता है, और डिनोमिनेटर का भी ये भी आपका
क्वाड्रेटिक है, इसका भी डोमेन आर होता है। तो आप क्या करते हैं, तो दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो आपको आर ही मिलेगा, बट डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, उसको आप सब्ट्रैक्ट करा देंगे। जिस पर 0 बन रहा है तो ये 1 पर 0 बन रहा है, 2 पर 0 बन रहा है, इसलिए आप 1, 2 को सब्ट्रैक्ट कराएंगे। लेकिन ध्यान देना कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही एलिमेंट को रखना है, क्योंकि आपका यह भी एक सेट है और यह भी एक सेट होना चाहिए, इसलिए इसका डोमेन ऐसे लिखा जाता है। आपके एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है, ठीक है, ओके। और जैसे इस फंक्शन का डोमेन रियल नंबर होगा, ये 0 कभी नहीं बनेगा। डिनोमिनेटर 2 - 3 cos x इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि आपका cos 3x जो है वह -1 से +1 के बीच में होता है और 2 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब कभी 0 नहीं बनेगा, ठीक है। आपको याद रखना है, इरेशनल फंक्शन की डिफिनीशन याद रखना है, आइडेंटिटी फंक्शन की डिफिनीशन याद रखना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफिनीशन याद रखना है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ आपको याद रखना है कि ये आपका ग्राफ एक तो ऐसे बनता है और एक इस तरीके से बनता है, ठीक है। ये इस फिगर में 2.7 में जो आपका ए है, ए बेस है, यह 0, 1 के बीच में होना चाहिए, तो आपका इस तरीके से बनेगा। अगर ए आपका 1 से अधिक है तो आपका ग्राफ ऐसे बनेगा। जैसे अगर हमने कहा कि 2 पावर x का ग्राफ कैसे बनेगा, तो आप कहेंगे 2.8 की तरह बनेगा। 3 पावर x का ग्राफ कैसे बनेगा, तो 2.8 की तरह बनेगा, ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर ये आपका 1/1 से छोटा हो जाए, जैसे 1/2 पावर x आप कैसे बनेगा, तो आप कहेंगे ऐसे बनेगा, ठीक है। आपको याद रखना है। अब जैसे देखो यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन की, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन का जो ग्राफ आपको याद रखना है कि इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये आपका है, देख रहे हैं, इस तरीके से बना हुआ है और इसमें आपका इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। तो ये इसको टच नहीं करता है, ओके, टच नहीं करता है, ओके। और इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं आपको याद रखनी है, जैसे लॉग की प्रॉपर्टी है, ये सारी प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, क्योंकि इसी के आधार पर आपके क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। जैसे देखो यहाँ पर एक फंक्शन है f(x) = log of 1 + x³ बेस 10, ठीक है। तो इसका आपको डोमेन फाइंड करना है। तो डोमेन आप कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान देना। लॉग का आर्गूमेंट जो होगा वह पॉजिटिव होना चाहिए। अगर पॉजिटिव है तभी जाकर ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर लिखा गया है कि f(x) = log of 1 + x³ बेस 10 एग्जिस्ट। कब एग्जिस्ट करेगा, जब आर्गूमेंट पॉजिटिव हो, तो यानी 1 + x³ > 0। यदि ऐसा होगा तभी जाकर यह फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। फंक्शन एग्जिस्ट करना है इसलिए इसे > 0 होना है, ठीक है। 1 + x³ को आप क्या लिख सकते हैं, 1 + x³, इसको आप लिख सकते हैं 1 + x एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 1 - x + x², ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ आपकी > 0 है, इसलिए ये भी चीज़ अभी क्या हो जाएगी, > 0 हो जाएगी, ओके। ये भी > 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर लिखी गई है सेकंड स्टेप में, ठीक, ये देख सकते हो, ये चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। अब देखो ये चीज़ सदैव पॉजिटिव होगी, ये चीज़ सदैव पॉजिटिव होगी। क्यों पॉजिटिव होगी, क्योंकि x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आएगा, इसलिए यह क्वांटिटी सदैव पॉजिटिव होगी, ठीक है। इस d < 0 होगी, x² कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसलिए यह क्वाड्रेटिक की वैल्यू सदैव पॉजिटिव आएगी। तो अगर ये पॉजिटिव हो गई तो निश्चित रूप से इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि दो प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव हैं तभी जाकर टोटल रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इसलिए 1 + x को पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो यही बात यहाँ लिखी गई है
1 + x ग्रेटर देन 0। 1 + x ग्रेटर देन 0 का मतलब x ग्रेटर देन -1। अब x ग्रेटर देन -1 का मतलब हो गया कि -1 टू इन्फिनाइट। ठीक है, तो x जो है आपका वह इस सेट से बिलोंग करेगा, -1 टू इन्फिनाइट। तो ये जो सेट है इसे हम डोमेन कहेंगे। ओके, तो ओपन इंटरवल को इस तरीके से भी डिनोट किया जाता है, चाहे ऐसे डिनोट करो स्मॉल ब्रैकेट से, चाहे इस तरीके से। तो ये आपका डोमेन आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही आपका एग्जाम्पल 5 है और एग्जाम्पल 6 है। आप ट्राई करेंगे, जो भी डोमेन होंगे आपको निकालना होगा। अब जैसे देखो यहाँ पर ये आपका है, इसका डोमेन फाइंड करना है। तो अब देखो लॉग का आर्गूमेंट क्या है यहाँ पर, तो x+3 है। ठीक है, x+3 है। यह न्यूमरेटर आपका एग्जिस्ट तभी करेगा जब x+3 क्या हो, पॉजिटिव हो। कहने का मतलब x ग्रेटर देन -3, इसका मतलब -3 टू इन्फिनाइट। ठीक है, ये डोमेन में आया, न्यूमरेटर का डोमेन ये बन गया। ओके, ये बन गया न्यूमरेटर का डोमेन। यहाँ पर x बिलोंग करेगा तभी जाकर न्यूमरेटर एग्जिस्ट करेगा। और डिनोमिनेटर का डोमेन क्या होगा, वो भी r होगा, बट ठीक है, बट डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो अब इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन r होगा, इसका डोमेन ये होगा। तो दोनों का इंटरसेक्शन यही आएगा। ठीक है, अब ये डिनोमिनेटर x² + 3x + 2 = 0। 0 कब बनेगा ज़रा देखो, अगर इसको सॉल्व करते हो, इसका फैक्टर करोगे तो x + 2x + x + 2 = 0। यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो x + 2, और फिर यहाँ से 1 कॉमन कर लेंगे तो x + 2। ठीक है, x + 1 x + 2। तो ये आपका डिनोमिनेटर जो है -1 रखने पे 0 बन जाएगा, -2 रखने पे 0 बन जाएगा। इसलिए इसमें से आपको -1 -2 क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और इस तरीके से ये फाइनल डोमेन बनेगा आपके दिए गए फंक्शन का। ओके, इस तरीके से फाइनल डोमेन बन जाएगा। ओके, इस फंक्शन का फाइनल डोमेन बनेगा। तो डोमेन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिफिनीशन याद रखें और फिर आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके।